दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के समय में दुनिया का हर देश खुद को सुपर पावर साबित करने में लगा हुआ है। अगर सबसे शक्तिशाली देश की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इस समय तो नंबर 1 पर है। फिर चाहे बात जीडीपी की हो या फिर सैन्य शक्ति की, दुनिया में किसी भी देश की ताकत उस देश की जीडीपी और सैन्य शक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। फिलहाल भले ही अमेरिका वर्ल्ड लीडर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों पासा कभी भी पलट जाए इसका किसी को पता नहीं। आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि एशिया का ही कोई देश इस दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो चीन, जापान या फिर भारत में से कोई एक वर्ल्ड सुपर पावर बन सकता है। लेकिन दोस्तों भारत की जनसंख्या को देखते हुए अभी ये हमारे लिए काफी मुश्किल हुआ कहना। वहीं चीन और जापान इस रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो अमेरिका के बाद चीन दूसरे नंबर पे है, तो वहीं जापान है तीसरे नंबर पे। दोस्तों चीन और जापान दोनों ही देश आधुनिक तकनीक के मामले में तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर चीन और जापान में युद्ध हो जाए तो किसका पल्ला भारी रहेगा। कौन से देश की सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा देश किसके ऊपर हावी रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जापान और चीन की सैन्य शक्ति की तुलना करेंगे और जानेंगे कि अगर दोनों के बीच कभी जंग की स्थिति पैदा होती है तो कौन सा देश बेहतर साबित होगा। हालांकि आपको बता दूं फिलहाल चीन और जापान के बीच वॉर की ऐसी कोई स्थिति नहीं है और बेहतर यही होगा कि दोनों के बीच युद्ध की नौबत न आए। दोस्तों हमने ये वीडियो सिर्फ दोनों देशों की सैन्य शक्ति की तुलना करने और आपको सही जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई है। दोस्तों आज चीन और जापान दोनों के पास ही आधुनिक तकनीक मौजूद है। एक और जहां क्वांटिटी के मामले में चीन का कोई मुकाबला नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर जापान अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों चीन का सामान सस्ता है तो वहीं जापान का लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसे में दोनों देश अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। दोनों ही देश में एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों जापान को है अमेरिका का सपोर्ट, तो वहीं भारत और जापान के बीच भी काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों चीन को सपोर्ट करने वाले देशों में सबसे बड़ा नाम है रूस का। चीन और जापान के बीच आज बड़ी संख्या में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। दोस्तों चीन की जनसंख्या जहां लगभग 144 करोड़ है, तो वहीं जापान की जनसंख्या तकरीबन 12.5 करोड़ है। कोई भी देश अपनी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से ही अपनी सैन्य शक्ति और मिलिट्री पर खर्च करता है। चीन की मिलिट्री आज वर्ल्ड में अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पे आती है। वहीं जापान इस सूची में 205वें नंबर पे आता है। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि इस सूची में चौथे नंबर पे भाई कौन सा देश है। दोस्तों आपको जान के गर्व होगा, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की सूची में हमारा भारत चौथे नंबर पे आता है। लेकिन आज हम भारत की नहीं बल्कि चीन और जापान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों दोनों देशों के मिलिट्री बजट की। आज चीन अपनी सेना पर सालाना $252 बिलियन खर्च कर रहा है। मिलिट्री पर सबसे ज्यादा रकम खर्च करने वाले देशों की सूची में चीन दूसरे नंबर पे आता है। वहीं जापान चीन से 1/5 हिस्सा यानी कि लगभग $50 बिलियन ही खर्च कर रहा है। आपको शायद जापान की रकम काफी कम लग रही होगी दोस्तों, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति औसतन खर्च के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो जापान अपने देश के नागरिकों पर चीन से ज्यादा खर्च कर रहा है। जी हाँ, ये बात सच है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैन पावर की। चीन के पास फिलहाल एक्टिव पर्सनल मैन पावर की संख्या 21,85,000 है, तो वहीं जापान के पास केवल 2,47,000 एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। दोस्तों सभी देशों की सेना में बड़ी संख्या रिजर्व पर्सनल की भी होती है। चीन के पास रिजर्व पर्सनल की संख्या करीब 80 लाख है, तो वहीं जापान के पास केवल 56,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों मिलिट्री के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या चीन के पास 38 करोड़ से भी अधिक है। वहीं जापान के पास केवल 2,73,00,000 लोग ही जंग के समय उपलब्ध हो सकते हैं। आप में से दोस्तों बहुत से लोगों को शायद ये लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। असल में दोस्तों बात ऐसी है कि अगर देश में युद्ध की सिचुएशन पैदा होती है तो आम लोग मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीन के पास ये आंकड़ा दोस्तों 38 करोड़ का है, जो विश्व में अन्य किसी भी देश से ज्यादा है। जापान से अगर तुलना की जाए चीन की आबादी की, तो दोस्तों यहाँ के 3 गुना लोग युद्ध के दौरान यहाँ की सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस लिहाज से मैन पावर के मामले में चीन जापान से कई गुना आगे है। लेकिन आज के जमाने में दोस्तों आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए मैन पावर से कई अधिक कीमत मिलिट्री इक्विपमेंट्स और लैंड फोर्स की होती है। दोस्तों मैन पावर के बाद बात करेंगे हम चीन और जापान के पास मौजूद लैंड फोर्स की, यानी कि दोनों देशों के पास आर्मी में कितनी संख्या में फाइटिंग व्हीकल्स और टैंक्स मौजूद हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा चीन की सेना में फिलहाल 7,700 टैंक्स हैं, तो वहीं अगर जापान की बात करें तो इसके पास केवल 686 टैंक्स मौजूद हैं। देखिए अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जापान के पास चीन की तुलना में 10% टैंक्स भी मौजूद नहीं है। 200 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की अगर बात करें तो चीन की सेना में लगभग 6,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं और बात करें जापान की तो उनकी सेना में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या
चीन से आधी से भी कम यानी 2905 है। तोप एक ऐसा हथियार है दोस्तों जो प्राचीन समय से लेकर आज के जमाने तक युद्ध में अहम भूमिका अदा करता है। चीन की सेना में तोपों की संख्या 9726 है और जापान के पास केवल 1179 तोपें मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों चीन के पास 1710 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 1770 रॉकेट आर्टिलरी है। वहीं जापान के पास केवल 226 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और लगभग 99 रॉकेट आर्टिलरी है। दोस्तों आज के समय में केवल आर्मी या लैंड फोर्स का होना ही काफी नहीं है, बल्कि एयरफोर्स का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अगर एयरफोर्स कमजोर होगा तो कोई भी दुश्मन आसानी से हवाई हमलों के जरिए अन्य देशों पर कब्जा कर सकता है। चीन के पास दोस्तों कुल 4242 एयरक्राफ्ट्स हैं, तो वहीं जापान के पास कुल 1654 एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों युद्ध के दौरान सेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य अटैकिंग एयरक्राफ्ट का होना भी जरूरी है। चीन के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या 1150 है और जापान के पास 154 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों चीन के पास 270 अटैकिंग एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन अगर बात करें जापान की तो इसके पास एक भी अटैकिंग एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं है। दोस्तों युद्ध के दौरान दोस्तों हेलीकॉप्टर्स की जरूरत भी काफी ज्यादा होती है। चीन की सैन्य शक्ति में 1170 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, तो वहीं जापान के पास 719 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों चीन के पास कुल 60 कॉम्बैट ड्रोन है, जो कि काफी ज्यादा आधुनिक है। जापान के पास इस तरह का दोस्तों एक भी कॉम्बैट ड्रोन नहीं है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों हर फील्ड में चीन की सेना जापान से बेहतर ही नजर आ रही है। दोस्तों आज तक इतिहास में अधिकतर युद्ध जमीन पर ही लड़े गए हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान सीरिया और इजराइल जैसे देश में हवाई युद्ध भी देखने को मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में पानी के बीच में भी युद्ध होने की पूरी उम्मीद है। कई बड़े एक्सपर्ट्स इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर ही होगा। ऐसे में दोस्तों विश्व में सभी देश अपनी नेवी को भी मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब चीन और जापान की नेवी फोर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों चीन के पास मौजूद टोटल नेवल एसेट्स की संख्या 780 है, तो वहीं जापान के पास केवल 129 टोटल नेवल एसेट्स मौजूद हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों समुद्र के बीच में अगर युद्ध होता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत पड़ना बिल्कुल लाजमी सी बात है। आज चीन के पास दोस्तों 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, तो जापान के पास चीन से दुगने यानी कि कुल 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों नेवी डिस्ट्रॉयर की अगर बात करें तो चीन के पास 36 डिस्ट्रॉयर हैं, तो वहीं अगर जापान की बात करें इसके पास 4 ज्यादा हैं। जी हाँ, 40 नेवी डिस्ट्रॉयर। इस मामले में दोस्तों जापान कुछ हद तक चीन से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें फ्रिगेट्स यानी कि वॉरशिप्स की, तो चीन का पल्ला एक बार फिर भारी दिखाई देता है। चीन के पास फ्रिगेट्स की संख्या 54 है। फिलहाल जापान के पास एक भी फ्रिगेट मौजूद नहीं है। दोस्तों छोटे आकार के वॉरशिप्स को कॉर्वेट्स कहा जाता है। आज के समय में चीन के पास 42 कॉर्वेट्स मौजूद हैं, तो वहीं जापान के पास केवल 6 कॉर्वेट्स हैं। पानी के बीच अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उस समय में सबमरीन्स की भूमिका भी काफी अहम होगी। चीन के पास अलग अलग तरीके की 76 सबमरीन्स मौजूद हैं, जिनसे पानी के अंदर काफी गहराई से भी दुश्मन पर वार किया जा सकता है। वहीं जापान के पास मौजूद सबमरीन की संख्या केवल 17 है। दोस्तों आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि पलक झपकते ही पूरे देश को तबाह किया जा सकता है। अगर 2 शक्तिशाली देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है और युद्ध के दौरान किसी भी देश ने अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका जैसे देश कई बार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों चीन और जापान की। दोस्तों आपको बता दूं चीन के पास आज के समय में लगभग 350 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या में न्यूक्लियर वेपन किसी भी दूसरे देश को खौफ में लाने के लिए काफी हैं। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सन 1964 में कर लिया था। न्यूक्लियर वेपन बनाने के 32 महीनों बाद ही चीन ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार भी कर लिया था। यहाँ दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका के पास कुल 5800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जी हाँ, और इस मामले में भी अमेरिका नंबर 1 पे आता है। तो वहीं हमारे भारत के पास फिलहाल 160 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसके पास ऑफिशियल तौर पर एक भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है। दोस्तों यहाँ हमने ऑफिशियल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जापान ने कभी भी अपने पास न्यूक्लियर वेपन होने की बात स्वीकार नहीं की है। लेकिन इतने शक्तिशाली और आधुनिक देश के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, ये बात दुनिया के कई देशों को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। हम जापान के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही को देख चुके हैं। शायद इसलिए उसका खौफ उसके मन में आज तक बैठा हुआ है। दोस्तों दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आम लोगों का मिलिट्री में सेवा देना अनिवार्य होता है। इस सूची में दोस्तों इजराइल, रूस, स्विट्जरलैंड,
तुर्की और सीरिया जैसे कई देश शामिल हैं। साथ ही इनमें चीन का नाम भी शामिल है दोस्तों। चीन में 18 से 24 वर्ष की उम्र के बीच 2 साल के अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम है। ये नियम साल 1949 के बाद से लागू किया गया था। वहीं बात करें अगर जापान की, तो जापान में अनिवार्य सैन्य सेवा का कोई भी नियम नहीं है। अधिकतर डेमोक्रेटिक देशों में अनिवार्य सेवा का नियम लागू नहीं है, क्योंकि इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों, इन सब आंकड़ों पर नजर डालने से एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन का पल्ला लगभग हर फील्ड में भारी है। फिर बात चाहे आर्मी की हो, नेवी की हो या फिर एयरफोर्स की हो। जापान दोस्तों एक शांति प्रिय देश है और इस देश के लोग भी काफी ज्यादा सीधे और सादगी भरे होते हैं। अधिकतर देशों से जापान अच्छे संबंध बना के चलता है। वहीं चीन खुद को हर फील्ड में बेहतर साबित करना चाहता है। चीन सीधे अमेरिका को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर चीन उन्हें अपने साथ मिला रहा है। इन सभी चालबाजी के कारण ही दोस्तों वैश्विक स्तर पर चीन की छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये थी जापान और चीन की सैन्य शक्ति के बारे में पूरी जानकारी। हालांकि एक बात को दोस्तों नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि युद्ध और सैन्य बल होने के साथ साथ युद्ध लड़ने के लिए आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा होना देखिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतिहास में हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां बहुत कम मैन पावर और हथियार होने के बावजूद सेनाओं ने अपने से कई गुना बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं को परास्त किया है, और ऐसा केवल सेना के मनोबल और आत्मविश्वास के कारण ही संभव हो पाया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके इस काम से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस बनाते रहेंगे। उनको देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।